हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेरेब बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ऑलरेडी मैं 5 पॉइंट्स आप लोगों को कवर करा चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेसन के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और आज हम बाकी के क्या है 6 to 10 कवर करने वाले हैं। तो यानी कि टोटल हमारे कितने फैक्टर्स थे? 10 फैक्टर्स थे जिन्हें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 5 पार्ट्स में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस लेसन में। आज रेस्ट 5 करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा अथॉरिटेरियनिज्म एंड डॉगमेटिज्म। ठीक है, तो ये अथॉरिटेरियनिज्म का क्या मतलब होता है? अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, उसके पास क्या पावर है, क्या स्टेटस है, वो उसके हिसाब से क्या होती है, उसकी एक हायरार्किकल स्टेज होती है। आपने हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा होगा, जो टॉप मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होती है वो कभी लोअर मैनेजमेंट के पास होती है नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्या है, हर एक हायरार्की के अकॉर्डिंग क्या है, वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो पर्सन है जो काम कर रहा है वहां पे, ठीक है, अगर उसकी अथॉरिटी क्या है इतनी ज्यादा नहीं है तो क्या होगा कि उसका बॉस जो भी उसको काम देगा उसको बिना किसी क्वेश्चन से, बिना कोई क्वेश्चन पूछे, बिना कोई सवाल पूछे डायरेक्टली उस काम के ऊपर वो लग जाएगा। लेकिन अगर उस पर्सन के पास भी कोई अथॉरिटी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो उस काम को तभी करेगा जब उसको वो काम सही लगेगा, वो जब उसको समझेगा कि हाँ ये रीजनेबल वर्क है जो उसे करना चाहिए। ठीक है, और अगर उसको लगता है कि उसको नहीं करना चाहिए या फिर उसको कुछ क्वेश्चंस वो लग रहे हैं कि मुझे पूछ लेने चाहिए, तो वो उससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस भी पुट ऑन करेगा, डिसएग्रीमेंट भी अपनी शो कर सकता है, इनफैक्ट रिफ्यूज भी कर सकता है उस काम को करने से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जब आपके पास क्या है, आप हाईली अथॉरिटेरियन हो, तब आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछोगे अपने सुपरवाइजर से, अपने बॉस से। लेकिन जब आप हाईली अथॉरिटेरियन नहीं हो तब आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और काम को रिफ्यूज भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म क्या होता है? डॉगमेटिज्म जो है हमारा ओपन माइंड और क्लोज माइंड से रिलेटेड है। हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हमारे जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उस चीज से रिलेटेड है। हम क्लोज माइंडेड को क्या कहेंगे? हम क्लोज माइंडेड को कहेंगे हाईली डॉगमेटिक। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आई हूँ। एग्जांपल के अंदर मान लीजिए कि एक मैनेजर है, ठीक है, वो क्या है सुनना ही पसंद नहीं करता कोई भी नया आइडिया जो है, कुछ भी अगर इनोवेटिव अगर हम करना चाहते हैं, अगर हम बोलते हैं कि इससे और एफिशिएंटली हम वर्क कर सकते हैं तो भी वो नहीं सुनेगा। ठीक है, और वो उसी सेम सर्कमस्टांसेस के अंदर काम करता जाएगा, एक ही काम को एक ही तरीके से करता रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज माइंडेड, हाईली डॉगमेटिक। ठीक है, हाईली डॉगमेटिक। वेयर एज एक पर्सन है कि हाँ, उसको जब दिखता है कि इस काम से मेरे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो सकता है, वो दूसरों के आइडियाज को कलेक्ट करने की कोशिश करता है, नए नए तरीके, नए नए इनोवेशन के साथ अपना काम करना पसंद करता है, तो उसे हम क्या बुलाएंगे? उसे हम बुलाएंगे ओपन माइंडेड, यानी कि लेस डॉगमेटिक। ठीक है, और अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक लेकर जाना है ना, बहुत बुलंदियों तक लेकर जाना है, तो क्या है, हमें लेस डॉगमेटिक होना पड़ेगा, यानी कि ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। और जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, उन्हें भी ओपन माइंडेड होना पड़ेगा ताकि जो भी चीजें हैं उसको वो और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्टिव वे में यूज में ला सके। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन क्या है पूरी तरीके से बेनिफिट उठा सके, जो भी उसके पास क्या है एडवांटेजेस हैं, जो भी उसके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्क प्रोपेंसिटी। रिस्क प्रोपेंसिटी का क्या मतलब है? रिस्क प्रोपेंसिटी का मतलब है कि जो एक इंडिविजुअल है वो कितना रिस्क उठा सकता है, वो कितने चैलेंजेस फेस कर सकता है। अगर कोई मैनेजर है जो कि हाई रिस्क प्रोपेंसिटी में काम कर सकता है, जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, नए नए आइडियाज लेकर आ सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नए नए डायरेक्शंस में काम कर सकता है, ठीक है, वो क्या है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता है। वेयर एज कोई ऐसा मैनेजर है जो कि बहुत लो रिस्क प्रोपेंसिटी में वर्क करता है, तो वो क्या करेगा? बहुत कंजर्वेटिव टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को रन करेगा, और जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन होंगी ना वो बहुत ही ओल्ड टाइप की होगी। मतलब वहां पे आप कोई न्यू आइडिया क्या है इनोवेट कर ही नहीं सकते हैं, और वो बहुत जल्दी क्या है बंद होने की कगार पर भी आ जाएगी।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकवेलनिज्म। इसको आराम से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आप आराम से इस वर्ड को पढ़ सकते हैं। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा टंग ट्विस्टिंग है वर्ड, लेकिन आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना है इसको? मैकवेलनिज्म, ठीक है। जो मैकवेलनिज्म होता है वो क्या है, एक मैनिपुलेशन है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को एक प्राइमरी वे में, ताकि आप जो है अपना गोल जो है वो अचीव कर सकें। जो इंडिविजुअल्स हैं वो मैकवेलिनिज्म मैकवेलियन होते हैं। मैकवेलिनिज्म क्या है? जिसको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। मैनिपुलेटर कौन है? हम है, ठीक है। और जो मैकवेलियन है वो कौन है? वो इंडिविजुअल है जो कि मैनिपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, वो अपने ठंडे दिमाग से सोचता है, अपना लॉजिक लगाता है कि अगर मैं इस इंसान की बात मान लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं हो सकता है और ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिले और मुझे अच्छी पोजीशन मिल जाए कंपनी के अंदर। और वो जब इन्फ्लुएंस करता है लोगों को तो उसको क्या है, वो अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है कि जो काम मैं बोलूँगा वो काम करेंगे, ठीक है। तो मैकवेलिनिज्म का मतलब ये होता है। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। अब हम बात करते हैं टाइप ए एंड टाइप बी की पर्सनैलिटीज की। तो जो टाइप ए के पर्सन होते हैं वो मोस्टली क्या है, क्रॉनिक सेंस वाले होते हैं, यानी कि टाइम अर्जेंसी वाले होते हैं। वो क्या है, हाईली अचीव करते रहते हैं अपने गोल्स को, और बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर उनका कोई भी काम जो है उनके कहे अनुसार उस टाइम के अंदर नहीं होता है तो वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। वेरेज जो टाइप बी की पर्सनालिटी होती है वो बहुत इजी गोइंग इंडिविजुअल्स होते हैं। वो टाइम को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। वो नई नई एक्सपीरियंस के साथ, नए नए इनोवेशंस के साथ क्या है, काम करना पसंद करते हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, ठीक है। और जो टाइप ए के इंडिविजुअल्स होते हैं वो मोस्टली क्या है, हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं एज कम्पेयर टू टाइप बी के इंडिविजुअल्स, ठीक है। और जो टाइप ए के इंडिविजुअल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं, इनफैक्ट लेकर जाते हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के ऊपर काम करने वाले होते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं क्या है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या है, आप खुद को तो इफेक्ट करते ही हो, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट है हमारा वर्क एथिक ओरिएंटेशन। वर्क एथिक ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत काम करना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतना काम कर लेते हैं कि यार हमें नौकरी से हाथ धोना ना पड़े। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी हमारे दो टाइप के लोग हैं, जो कि बहुत काम से रिलेटेड वर्कaholic जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो काम करना पसंद करते हैं, और कुछ सिर्फ इतना काम करते हैं कि उनकी जॉब ना चली जाए, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा काम करना पसंद करते हैं वो हमेशा काम में ही डूबे रहते हैं, ठीक है। उनके जो एथिक्स होते हैं वो यही रहते हैं कि हम हमेशा काम करते रहें, और उनकी जो आउटसाइड इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत कम होता है। तो उनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है? काम, ठीक है। तो जो ये बहुत ज्यादा काम करने वाले होते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा नॉन वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अब नॉन वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जैसे कि उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है, फैमिली के साथ एंजॉयमेंट हो गया, फ्रेंड्स के साथ जो मिलना जुलना होता है, उन चीज़ों के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। और ये जो हाई वर्क एथिक ओरिएंटेड होते हैं इन्हें हम वर्कaholic बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। और ये काम करते रहने की वजह से क्या होता है कि एक बार क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं एक बारी में। उनका दिमाग एक टाइम के बाद क्या है, काम करना बंद कर देता है। ये नहीं कि बिल्कुल डेड हो गए हैं, बंद कर देता है, मतलब उनके सोचने की शक्ति एक जगह पे आके रुक जाती है, जिसकी वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। वो एक टाइम के बाद डिसफंक्शनल हो जाते हैं, मतलब उतने अच्छे तरीके से, उतने इफेक्टिव वे से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो नुकसान होता ही है, साथ में उस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और अगर आप वर्कaholic हैं तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे वर्कर्स उनके पास हों, ऐसे मेंबर्स उनके पास हों। लेकिन क्या है, अगर आप ज़्यादा वर्कaholic हो तो
कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को भी सफ़र करना पड़ेगा और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 डिफरेंट पर्सनालिटी के फैक्टर्स, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिविजुअल, मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर लेसन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।